अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाजिया नैयर और मेरे साथ हमेशा की तरह साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर विद तारड़। साजिद तारड़ साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक सीनियर एनालिस्ट हैं। आप इनको बहुत से टीवी चैनल्स के ऊपर तज्जिया देते हुए भी देखते होंगे। इसके अलावा साजिद तारड़ साहब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर के तौर पर भी जाने जाते हैं और अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। माय प्लेजर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साजिद साहब, आज हम हमेशा की तरह, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो सामने आती है जब नतीजे आ रहे होते हैं तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात आती है। तो आज मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स जिनके ऊपर हर पार्टी ही बात कर रही है, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में कौन सी रुकावट है? शाजिया देखें, मैं हमेशा ही सारी ज़िंदगी तकरीबन मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और जमहूरियत, इनका आपस में क्या रिश्ता है और दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के 73-74 साल की जो ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा अरसा मिलिट्री डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप के अंदर रहा। हमारी जमहूरियत का प्रोसेस पूरे तरीके से चल ना सका, जिसकी वजह से हमारी अवाम की और पाकिस्तान की पूरी जमहूरी नशो नुमा हो नहीं सकी। एक तो ये एक उसका सेटबैक है, उसका एक हैंडीकैप ये है। दूसरा उसमें ये एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया जहाँ भी कामयाब जमहूरियत हैं, जहाँ पे सवाए इंडिया के, और इंडिया में भी मैं समझता हूँ जमहूरियत स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। अमेरिका को ले लें, बरतानिया को ले लें, तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे लातादाद पार्टियां मौजूद हैं। अब इंडिया की तो मजबूरी है, इंडिया की मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कल्चर हैं, इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। वहाँ पे उनकी मजबूरी है कि हमेशा कोलिजन गवर्नमेंट बने ताकि सारी स्टेट्स जो हैं, सारे मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं, उनके कल्चर अलग है, मज़ाहिब अलग हैं, तो उनको एक कोलिजन गवर्नमेंट चाहिए होती है। अमेरिका, इंडिया की मजबूरी है कि उनको सेकुलरिज्म भी चाहिए होता है क्योंकि दीगर मज़ाहिब हैं। पाकिस्तान का ज़रा जो स्ट्रक्चर और है। अब जब यहाँ पे जमहूरियत की बात की जाती है, रीसेंट जमहूरियत, एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि 1970 के बाद इलेक्शन सही तरीके से शफाफ हो नहीं पाए। एक तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा। दूसरा, रीसेंट हमारी जमहूरी हिस्ट्री में डस्के का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन और फिर जो कराची में हुआ है 249 में इलेक्शन, वो एक जमहूरियत के पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख के बदतरीन धब्बे हैं। अब उसमें मैं हालात ये हो चुके हैं पाकिस्तान की जमहूरियत और आपका सबसे बड़ा ऐवान है, उसके हालात ये हैं कि वहां पे सिर्फ 15% लोग आए, 18% लोग आए जिन्होंने वोट डाले, और सिर्फ जिसने 5% लिए वो एमएनए बन गया। एक तो इसमें जो एक फंडामेंटल रीजन ये है कि अवाम आपकी जमहूरी प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो आपकी जो जमहूरियत है वो लोगों का एतमाद लूज कर चुकी है, वो खो चुकी है। उनको कोई ट्रस्ट ही, कोई उनका फेथ नहीं है कि ये जो जमहूरी नुमाइंदे हैं ये हमारे लिए कुछ रिलीफ ला सकेंगे, कोई तरक्याती काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बिल्कुल इस पे एतमाद छोड़ दिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया। सबसे एतमाद जो छोड़ा है वो तो अलग बात है, अब तो लोग इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो वोट के लिए जाते ही नहीं है। वही तो एक तो इसी की मैं बता रहा था कि 18% वोट हैं आज, लेकिन इन्होंने इसको एक दूसरे मसले में उलझाने की कोशिश की धांधली के चक्कर में। अब वो ईवीएम्स, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स लाने का जो तजर्बा करना चाहता है पाकिस्तान, मैं उसके हक में हूं भी और नहीं भी, लेकिन उसमें सबसे पहले खान साहब को और सियासी पार्टियां, जिनको खैर सियासी पार्टियां कहना भी ज्यादती है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को, लेकिन इनका नहीं है। सबसे पहले आपको लोग लाने पड़ेंगे, आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा, शराफत का कल्चर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ईमानदारी कहां से लाएंगे, इलेक्शन कमीशन किस तरह चेंज करेंगे? ईवीएम तो आ जाएंगी लेकिन वो मशीनें तो पाकिस्तानी चलाएंगे, वो उसके साथ किस तरह जस्टिफाई करेंगे?
साजिद साहब, आपने ईवीएम की बात की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो पूरी दुनिया में वैसे भी होती है। आप क्या समझते हैं कि ईवीएम पाकिस्तान में कामयाब हो सकेगी? यहाँ पर जिस किस्म के तमाम हालात चल रहे होते हैं, क्या ये वोटिंग यहाँ पर मुमकिन है? देखिए, मुमकिन है क्योंकि हमारे पड़ोस में इंडिया में हो रही है, लेकिन उस पर फिर बार बार मैं ये कहूँगा कि इस पे मशीनें भी इंसान चलाते हैं, और जब तक इंसान के अंदर करप्शन का एक एलिमेंट मौजूद है, जब तक शफाफियत नहीं आएगी, ईवीएम मशीनें क्या करेंगे। इंडिया में भी कई जगहों पे सुना जाता है कि जहां ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है। मैं अब वो थोड़ा सा ये मैंने उसके बारे में स्टडी किया है। जो पाकिस्तान खुद अपनी ईवीएम मशीन्स बना रहा है, उसको फुल प्रूफ बना, क्योंकि उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा उसको, बल्कि इंडिया की जो ईवीएम मशीनों की इन्होंने कॉपी की है कि ना सिर्फ वहां पे जो वोट डालेगा उसमें से, बल्कि रसीद निकलेगी, वोट की कॉपी निकलेगी कि अगर उस मशीन को कुछ होता है तो वहां फिर भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो। वो मशीन है, उसको बगैर बिजली के भी चल सकती है काफी देर तक, उसकी बैटरी मौजूद होगी अगर वहां पे बिजली का मसला होता है। ये सारी प्रिकॉशंस तो इन्होंने ले लिए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन चलाने वाले लोग ईमानदार कहां से लाएंगे? वो बाहर से आएंगे। मेरी समझ से ये बाहर है कि देखें, जब आपके लम्हा इस वक्त लम्हा जो एक सबसे बड़ा इशू है कि खालिस दूध का एक गिलास ढूंढना पाकिस्तान में एक मुश्किल हो चुका है। आप खालिस शहद, आपकी खालिस दवाई नहीं मिलती वहां पे। लोग ऑक्सीजन में, रमजान में सबसे बड़ी बात देखें जी, इंडिया में तो इस वक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर उन्होंने ब्लैक करने शुरू कर दिए, मान ली बात, लेकिन हमारे साल तो ये हमारे पाकिस्तान में ये एक्सरसाइज तो हर साल होती है। रमजान का महीना एक मुबारक महीना है और उसमें सारे लूटा जाता है, जखीरा अंदोजी की जाती है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जाती है। हम रोजों में ऐसा ही है, अपने ही मजहब का मजाक उड़ाते हैं, हर साल उसके साथ ज्यादती करते हैं। तो अगर हमारे अखलाकियात, हमारी अखलाकी कदरें ये हैं, हमारे अखलाकी हालात ये हैं, तो वो ईवीएम मशीनें खान साहब आप कहां से लाएंगे कि ईमानदार लोग उसको आके चलाएं? मेरा ये एतराज जरूर है और ये वैलिड है। और दूसरा इसमें मैं ये बताऊंगा कि इंडिया की मैंने मिसाल दी, देनी भी चाहिए थी साथ, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है और ऑलमोस्ट उसके हालात पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। अमेरिका में, वेस्ट में इस दफा इलेक्शंस में, तो यहाँ पे भी अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड है और जमहूरियत का अलमबरदार समझा जाता है। जमहूरियत की इस मुल्क में 300 साल से ज्यादा की तारीख मौजूद है। इस दफा तो यहाँ भी ईवीएम पे सवालिया निशान बन चुका है। तो वो मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप इंसानों की विल नहीं लाएंगे शफाफियत की, ये मशीनें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अच्छा साजिद साहब, ईवीएम की बात हो रही है, बहुत बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर भी ईवीएम सिस्टम जो है वो काम समझा जाता है। इवन कि अमेरिका में आप वहां पर मौजूद हैं, आपको भी पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे ईवीएम को यूज किया जाता है, लेकिन उसके बाद इस मरतबा जो इलेक्शंस हुए उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान भी उठाए गए। तो जब इतने बड़े बड़े ममालिक में ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ये तजर्बा क्यों करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान, अब मैं एक छोटा सा जो उसके मैं भूल गया चीजें करने के लिए। अब पाकिस्तान में इलेक्शन का एक प्रोसेस, उसमें क्या है, मैं देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन कौन कराते हैं? हमारे टीचर कराते हैं। वो टीचर कौन भर्ती कराते हैं? सियासी पार्टियां कराती हैं। उसके बाद ये है, एक तो ये, इसको आपके इलेक्शन को सबसे बड़ा खतरा ये है। दूसरा खतरा ये है कि आपकी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने मुख्तलिफ हलकों में 15 से 20 हज़ार जाली वोट बना रखे हैं। तो ये एक, मैं वही बता रहा था कि बार बार कि इसमें सिर्फ ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और पेपर बैलेट ये मसाइल नहीं है। मसाइल आपके कल्चरल मसाइल हैं, आपकी अखलाकी कदरें हैं, वो मसाइल हैं। तो ये मैं जिस तरह बता रहा था आपको कि हर चीज में हमारी अखलाकी कदरें आ रही हैं सामने। मैं जिस तरह पिछली दफा आपको बताया, अभी अब आज भी हमने डिस्कस करना है इस चीज को कि खान साहब और हमारे बाजवा साहब जिस तरह गए हैं सऊदी अरेबिया, वो वहां से मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो सी पैक तो सड़क तो बन गई वो, लेकिन वो बनाई गई कारोबार चलाने के लिए है। उस पर बसें तो नहीं चलेंगी ना, आपने फ्लाइंग कोच उस पर न्यू खान कोस्तान तो नहीं चलाना, लेकिन कारोबार के लिए अगर वहां पे आमदोरफ्त होगी, तो जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे लॉ एंड ऑर्डर के, अदालतों के, तो फिर उस बाहर से आके लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? मैं यही मेरा बिल्कुल इसी तरह का मिला जुला मेरा रिएक्शन है आपके ईवीएम के बारे में भी,
कि आप कल्चर इखलाकी कदरों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छा साजिद साहब, ईवीएम पे हमने बात की, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हमने बात की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौरा है, उनके दौरे के हवाले से बहुत अहम है कि इस वक्त जब अरब दुनिया जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रही है, तो इस तनाजुर में पाकिस्तान का सऊदी अरब का ये दौरा किस कदर अहमियत का हामिल है सऊदी तनाजुर में? देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा इस आपके क्वेश्चन को इस तरीके से कि एक तो उस एरिया में जो नया ब्लॉक बन के सामने आ रहा है रशिया और चाइना का, और दूसरा अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है। चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है ईरान के साथ मिलके, रशिया भी उनके साथ है, वो अमेरिकन उनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त इनका जाने का मकसद एक तो वहां से फाइनेंशियल एड लेना था, दूसरा सी पैक की मार्केटिंग। मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में जा चुका है, पाकिस्तान अब वही करता है जो चाइना उसको कहता है। चाइना कहता है तो इंडिया से रिलेशनशिप, उनसे टॉक्स करते हैं। अगर चाइना उनको इजाजत देता है तो वो अमेरिका से बात करते हैं। तो हालात ये हैं। अब उसमें यह है कि इस वक्त दो तीन चीजें हो रही। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि G7 का जो इजलास है वो इस वक्त लंदन में, इंग्लैंड में हो रहा है। वहां पे उन्होंने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसमें इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उन्होंने ना सिर्फ अपने ग्रुप 7 के जो ममालिक हैं उनको बुलाया, उन्होंने इंडिया को बुलाया वहां पे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को बुलाया वहां पे, और साउथ कोरिया को बुलाया उन्होंने। और दर हकीकत उन्होंने सारे उन मुल्कों को बुलाया है जो चाइना, जिनके रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक नहीं है। तो वो अपना ब्लॉक बना रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, और रशिया और चाइना अपना ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान उसमें उनका सेल्समैन बना है, और वो जो अब इस वक्त सी पैक के लिए एक तो उनकी मार्केटिंग करेगा, बल्कि वो, और दूसरा आपने देखा होगा शौकत अजीज साहब की आपने स्पीच अगले दिन सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने आईएमएफ को स्नब किया या आईएमएफ के बारे में बात की। तो उन चीजों से मैंने ये एज्यूम किया है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फाइनेंसर्स हैं वो दो हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान को एक तो चाइना से पैसा आ रहा है, दूसरा अब सऊदी अरेबिया से आएगा। अब बाहर से पैसे दूसरी जगहों से आ रहे हैं तो उन्हें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, तो उनकी वो चीजें नेगोशिएट कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान दिन ब दिन मेरी नजर में चाइना के कैंप में डीप से डीप होता जा रहा है। आपने साजिद साहब इमदाद की बात की, सबके सामने है कि सऊदी अरब से जो इमदाद मिली थी वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो सर्द मोहरी का शिकार हुए थे उसमें इतने नामुसाइद हालात के बावजूद वापस मांगी गई, और वो इमदाद वापस करने के लिए दीगर ममालिक से कर्ज भी हासिल किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये दौरा इस हवाले से कितना अहम है? अभी आपने इमदाद के हवाले से खुद भी बात की है कि ये इसमें इमदाद का भी अंसर जो है वो शामिल है। देखें, जब उन्होंने पैसे वापस मांगे थे उस वक्त सूरत हाल और थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस वक्त सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर था इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए, और सऊदी प्रेशर डालते थे पाकिस्तान पे इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। अब वो प्रेशर मौजूद नहीं है क्योंकि अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में फंसा हुआ है और उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। तो उसमें वो प्रेशर ना होने का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन यहां पे ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सऊदी अरेबिया ने पैसे मांगे थे तो पैसे चाइना ने दिए थे जो वापस लुटाए, लेकिन आज वो हालात नहीं है। अब सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर रहे हैं। एक तो बाजवा साहब वहां पे गए, दिफाई उनकी चीजें देखेंगे, क्योंकि यमन में आपने देखा होगा कि इस वक्त जो बाइडन साहब ने आते ही अपनी जो फॉरेन पॉलिसी चेंज की, तो सबसे पहले जो होती ट्राइब है उससे उन्होंने उनकी असले की जो उन पे रुकावटें थी या एम्बार्गो चीजें थी वो लिफ्ट कर ली हैं, और उसके साथ ही उन्होंने अटैक किया था सऊदी अरेबिया पे उनके तेल के कुओं के ऊपर। तो इस वजह से बाजवा साहब वहां पे सऊदी अरेबिया के दफाई चीजें डिस्कस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सी पैक भी जो है उस पर कंट्रोल हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उसमें जाके वो सऊदी अरेबिया को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप आएँ और पाकिस्तान में सी पैक पे इन्वेस्टमेंट करें, और इस तरह की चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो लेकिन मैं वो जिस तरह पहले बता रहा था कि इस वक्त उस इलाके में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर होने की वजह से रशिया और चाइना अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी अपनी हालात, माशी हालात ठीक करे। माजी की तरह जब भी वहां पैसा आता है तो दुबई की प्रॉपर्टियां महंगी हो जाती हैं, उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। खान साहब, मैं खान साहब की स्पीचें बड़े गौर से सुनता हूं। खान साहब इज़ अ वंडरफुल लीडर, इज़ अ विजनरी, आई एग्री विद हिज विजन। अच्छा साजिद साहब, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। इमरान खान साहब के हवाले से आपने बात की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कुछ दिन पहले सफ़ीरों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है कि जो दीगर ममालिक में पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर तैनात हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर वो बहुत बरहम हुए हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनकी स्पीच को बड़े गौर से सुना, और क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पे अमेरिका में 35-36 साल से यहाँ पे हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले 10 महीने, ये रैकेट बात है, पिछले 10 महीने $2 बिलियन मुसलसल, मोर देन $2 बिलियन पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते रहे हैं। ये एक हिस्ट्री है कि पिछले पूरे 10 महीनों में इस ऑन रैकेट। तो इस चीज़ पे जबकि पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी आपके ब्रेड एंड बटर हैं, तो मैं समझता हूँ, मैं खान साहब की स्पीच को खराज तहसीन पेश करूँगा। मैं समझता हूँ पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज तक इसको टच किया। उस पर भी मेरे थोड़े रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने खुद जाके ग्राउंड जीरो से जो ओवरसीज पाकिस्तानी के इश्यूज को समझता हो। खान साहब ने अपने स्पीच में ये बताया कि पाकिस्तान में पैसे भेजने वाले 2 ममालिक सर-ए-फ़हरिस्त हैं, एक यूएई और दूसरा सऊदी अरेबिया। इन दोनों जगहों पे, बिलखसूस सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों के हालात अबतर हैं वहां पे, और बल्कि उन्होंने इसमें खुद मेंशन किया, उन्होंने चार्ज किया जो सफ़ीर थे वहां पे, अब उस वक्त और सफ़ीर साहब को रिप्लेस किया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको कवर किया, मसाइल की बात की, और ये बिल्कुल उनकी बात ठीक थी। उन्होंने बिल्कुल अपने स्पीच में कहा कि एम्बेसडर और एम्बेसी का स्टाफ आज भी अपने आप को ये समझता है कि दे आर वॉइस रॉयस। वो हमारी निचली क्लास, हमारे मजदूर भाइयों से उनको ना एंटरटेन करते हैं, ना उनको मिलते हैं, ना फैसिलिटेट करते हैं। लोग दूर दूर से अपने बेचारे छुट्टियां लेकर जाते हैं एम्बेसियों में काम करने के लिए वहां, लेकिन वहां पे क्लर्क बादशाह वहां पे मौजूद नहीं होते, या उनके कीड़े निकाल के चीज़ों में बार बार उनसे फेरे उनको लगवाते हैं। ये अफसरशाही का जो एक माहौल है, जिस तरीके से पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह होता है कि शनाख्ती कार्ड बनवाना, कोई बिल देना या तहसील में कोई काम कराना, जब तक आपने रिश्वत नहीं देनी, जब तक आपने अफसरशाही का पेट नहीं जेब नहीं भरनी, काम नहीं होना। खुदा रहा, ये मैं खुद उसका विक्टिम भी रहा हूं। हमारी एम्बेसियों में बिल्कुल इसी तरह का माहौल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन मैं खान साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने इस बड़े सेंसिटिव मैटर को टच किया, और उन्होंने वादा किया ओवरसीज पाकिस्तानी से कि वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मुसलसल। और मैं समझता हूँ, मैं सारे एम्बेसडर्स को नहीं कहता, ये मैं सबको नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी हैं, हमारे अच्छे अफसर भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है एम्बेसीज के जो हैं वो हालात खराब हैं। इसमें जब मैं कंपैरिजन इनको करता हूँ, यहाँ रहते हुए मैंने जब कंपैरिजन करता हूँ दूसरी एम्बेसी से, तो हमारी एम्बेसी हमेशा उनमें पीछे होती है। जिस तरह, हाँ, एक और जो मैं एक खास कर जो खान साहब ने इस चीज को टच नहीं किया, मैं ये चाहूंगा कि मुस्तकबिल में ये इसको देखें। अब तक फैशन सिर्फ यही है कि अमेरिका और बड़े ममालिक में पूरी की पूरी एम्बेसी जो होती है वो सिफारशी आते हैं। यहाँ पे वुज़रा के साले तो या उनके भाई या आपके बड़े अफसरों के या फौजियों के बच्चे भतीजे सारे यहाँ सर्व करते हैं, मतलब और वो समझते हैं, अच्छा उसमें मेरिट पे तैनातियां नहीं, और वो ये लोग समझते हैं जब आते हैं इतने इतने बड़े घरों से, वो समझते हैं कि एक क्लर्क, एक मजदूर को हमने क्यों ट्रीट करना है, वी आर इनविंसिबल, वी आर अनटचेबल, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। ये आपका ग्रास रूट इशू है। जब लोग आप मेरिट पे भेजेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में देख के भेजेंगे, तो ये मसला होगा ही नहीं। हमारी एम्बेसियों में मैं आज तक ये बता दूं, जो ज्यादातर लोग आए यहाँ अमेरिका में, मैंने खुद देखा है, ज्यादातर आते हैं यहाँ पे सिफारिशों पे, यहाँ सेटल होने के लिए। ज्यादातर जब हमारी एम्बेसी यहाँ आती है, वो वापस जाने के लिए नहीं आते, और जब यहाँ आके वो परमानेंट बेसिस पे रहना चाहते हैं, पीछे सिफारिश से आते हैं, पीछे वुज़रा के रिश्तेदार होते हैं, तो एक किसी मजदूर की शिकायत कौन सुनेगा? तो ये कॉन्सेप्ट है, एक ये बन चुका है इमेज एम्बेसियों में कि हम तो सिफारिशी हैं, बड़े लोगों के बच्चे हैं, हम बड़े लोगों के भाई हैं, हम लोगों के काम करने थोड़ी आए, हम तो यहाँ याशी करने आए हैं, वो भी सरकारी खर्चे पे। तो उस चीज को भी खान साहब को चाहिए था कि उसको भी कंसिडर करें
कि मेरिट पे लोग भेजे एम्बेसियों में। बिल्कुल ऐसे हालात मौजूद हैं और बहुत मर्तबा हमारे जो दीगर ममालिक में पाकिस्तानीज मौजूद हैं उनकी तरफ से इस किस्म की बहुत सारी शिकायत आती हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ID कार्ड और पासपोर्ट और जो सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए होते हैं उसके हसूल के लिए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साजिद साहब, मैं अगला क्वेश्चन आपसे करूंगी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत मस्बत रवैया अपनाया जाता रहा है और अभी भी पाकिस्तान की जानिब से इसी किस्म का रवैया अपनाया जाता है, लेकिन जो भारत का जवाब मिलता है वो कुछ बहुत ही अनोखे किस्म का होता है, बहुत ही मनफी तरह का होता है। अभी 2 रोज़ कबल जो है वो सबके सामने है कि भारत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और भारत की जानिब से हमेशा दुश्मनी की ही कॉल आती है? देखिए, मैं अमेरिका में बैठ के आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके इंडिया, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हालात क्या है। वहाँ आपको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, आप बात करें, ट्वीट करें तो आपको पकड़ लिया जाता है। यहाँ अमेरिका में हम इंडिया की बात करें, हमारा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाता है। मुझे बात करते हुए डर लगता है, इतने इतने ताकतवर हैं लोग और जो उनके माइंड सेट है। और बस इस वक्त अमेरिकन भी उनके साथ मौजूद हैं। फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन है, ट्विटर कंपनी अमेरिकन है, लेकिन अफसोस के साथ कि अगर उनके बारे में बात की जाए तो हो सकता है ये जो प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे हैं ये भी बंद कर दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के इस वक्त इंडिया में हो क्या रहा है। हमारे मोदी साहब ने जिस तरह जमहूरियत को चेंज किया है, एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है कि और इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब भी अंदरूनी हालात खराब होते हैं तो वो जंग का सहारा लेते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी का, अपने मीडिया का, अवाम की तवज्जो उस तरफ करने के लिए। अभी दुबई में पिछले 6 महीने से बात हो रही थी बैकडोर चैनल पे पाकिस्तान के हालात के लिए, लेकिन इन सारी चीजों के करने के बावजूद जब कोरोना की वजह से पॉपुलैरिटी मोदी साहब की नीचे जाने लगी तो उन्होंने फिर फौज का सहारा लिया। उन्होंने कोशिश की कि मीडिया इसको छोड़ के, जो गोदी मीडिया था आज तो वो भी खिलाफ था मोदी साहब के। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं गोदी मीडिया को बड़ा स्टडी करता हूं, देखता हूं, बल्कि मैंने कई दफा अपने पाकिस्तानी भाइयों को रिक्वेस्ट की है कि आजकल के हालात में, पहले तो केबल होती थी दूसरी चीजें, अब तो इंटरनेट पे चीजें चलती हैं, गोदी मीडिया को जरूर देखा करें आप हफ्ते में 1 घंटा आधा घंटा, ताकि आपको पता चले कि आपके पड़ोस में आपके लिए आपका पड़ोसी क्या ज़ेन रखता है, वहां आपके लिए क्या सोचा जा रहा है, क्या पक रहा है। तो बिल्कुल इसी जगह पे, इसी वजह, इसी तनाजर के साथ मोदी साहब इस वक्त सख्त मुसीबत में थे, ग्राफ नीचे जा रहा था, लोग पैनिक हो रहे थे, तो उन्होंने फिर दोबारा बॉर्डर के ऊपर वही किया है। सहारा उन्होंने बमों का लेना की कोशिश की है, जो कि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जमहूरियत में। और लेकिन क्या कहा जाए, उनके पास लाइसेंस है, उन्होंने गुजरात में मुसलमानों को मार के ये लाइसेंस लिया था दहशतगर्दी का, तो वो उसको दोबारा बार बार यूज करते हैं, नफरतों के बीज बोते हैं। इस कोरोना को देखें, नौज़बिल्ला, मैं हैरान होता रहता हूं, इसको कोरोना जिहाद का नाम दिया गया इंडिया में इस वक्त, और दूसरी दुनिया सारी मुंह दूसरी साइड पे कर लेती है क्योंकि उनकी ताकत से डरते हैं। ये फेसबुक चलाने वाले भी इंडियन हमारे भाई हैं आईटी में, और उसमें ट्विटर को चलाने वाले भी वही हैं। लेकिन ये गलत कल्चर, ये कैंसल कल्चर जो है कि जो आवाज आपके खिलाफ उठती हो उसको बंद कर दिया जाए, आप कब तक ये करेंगे? बिल्कुल, गला दबा देने से तो आपके मसाइल का हल नहीं निकलता। साजिद साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि जर्मनी और फ्रांस की मिसाल, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जितने भी ममालिक के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, जिस तरह अमेरिका और कनाडा का है, कि इन लोगों की मिसाल पाकिस्तान और भारत के लिए क्या इतनी अहम नहीं है? जर्मनी और फ्रांस के जिस किस्म के हालात रहे, जिस तरह से वहां पे जंगें होती रही, लेकिन उसके बाद अब अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे वो एक ही हैं, और वो लोग इकट्ठे और बड़े हंसी खुशी उनके सारे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो क्या हम इससे सबक नहीं सीख सकते हैं? नहीं, सीखना चाहिए असल में उसमें, लेकिन उसमें बात यह है कि बहुत खतरनाक ट्रेंड ये इस दफा मोदी साहब लेकर आए हैं। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा ये पाकिस्तान के लिए, मोदी साहब की आइडियोलॉजी इंडिया के लिए खतरनाक है। उन्होंने अपने इतना एक ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और उनको जो जितना उन्होंने गलत रॉन्ग जो माइंडसेट के हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, दिस आइडियोलॉजी इज हिटलर टाइप आइडियोलॉजी, इज अ डेंजरस आइडियोलॉजी। इनको कई लोगों ने पहले जिंदगी में दुनिया में ट्राई किया है। दिस इज नॉट, हम इसे 21st सेंचुरी में किसी को रिलीजियस बेस, उसके रिलीजियस बिलीव्स पे
उसको प्रोसिक्यूट करना या उससे नफरत करनी है। और जब आपको पता है कि आपके पास उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप 25 करोड़ के करीब हमारे मुसलमान भाई इंडिया में मौजूद हैं, आप कितना अरसा उनको दीवार के साथ लगाएंगे, आप किस तरीके से उनको चोक करेंगे, आप किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे इतना बड़ा मुल्क लेके। लेकिन अफसोस के साथ है कि आज भी मैं देख रहा हूं मुसलसल हमारे मुसलमान भाई हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इंडिया में, तो उनके साथ जो क्या सलूक किया जाता है, किस तरीके से उनको नफरत के साथ देखा जाता है, या वहां पे भी उनके बिलीफ की बेस पे उनको जिस तरह ट्रीट किया जाता है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक अफसोसनाक चीज है और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। अच्छा, साजिद साहब, हमने इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बात कर ली, हमने जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं उस पर भी बात कर ली, और जो हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उस पर भी बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, रिसेंटली एक वाक़या हुआ यहाँ पाकिस्तान में कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक जगह का दौरा किया और वहाँ पे जो एसी साहिबा थी उनके साथ जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, तो इस तमाम तर सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सोनिया सदफ और फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मामला हुआ, तो क्या आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी इसमें मैं आपको उसको बताना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया पे उसका रिएक्शन नोट करने की कोशिश की। उसका रिएक्शन ये था कि लोगों का अफसरशाही के खिलाफ नफरत का इजहार उन्होंने किया। कुछ लोगों की तो राय ये है कि जो मैडम आशिक अवान है उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई किया है, उन्होंने अच्छा साजिद साहब, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। अवाम इस मामले पे दो हिस्सों में है, एक को फिरदौस आशिक अवान साहिबा ठीक लग रही है और एक को एसी साहिबा का रवैया भी ठीक लग रहा है। इसके हवाले से भी जरा इसको भी माइंड में रख के बताइएगा। मैं वही अगला जो मेरा जो पार्ट था जवाब का वो यही था, मेरी पर्सनल राय में, और जिस चीज को मैं खुद अप्लाई करता हूं वो ये है कि किसी भी इंसान की इज्जत नफ्सी को नहीं छेड़ना चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसको मजरू नहीं करना चाहिए। मैडम आशिक अवान साहब को रिजर्वेशंस थी, उन्होंने वहां फ्रूट पे देखा, वहां चीजें जो भी गलत चीजें की, उन्हें चाहिए था कि साइड पे ले जाके या उनके ऑफिस में बैठ के ये बात करते। लोगों के सामने एक खातून की इज्जत नफ्सी को मजरू नहीं करना चाहिए था। देखें, ये वक्त का तकाजा है, सिविलाइज कौम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं आज तक कभी पब्लिक में मेरे अपने मुलाजमीन में से या किसी के साथ आज तक मैंने इस तरह का रवैया नहीं किया, नहीं करना भी नहीं चाहिए, तो उसकी मैं मजम्मत करूंगा। देखें, लेकिन वहाँ उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की। एक ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो मैंने अपने दोस्तों से राब्ता फ़ोन पे बातें की, मैंने सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश की, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैडम साहब का रवैया, और मेजॉरिटी लोग एग्री करते हैं कि उन्हें ये अपने इजहार का, इसका ख्यालात का इजहार किसी बंद कमरे में करना चाहिए था या साइड पे ले जाके करते, पब्लिक में ना करते। मैं और ये नहीं मैं मैडम एसी साहब का कहूँगा, मैडम आशिक अवान को जो भी रिजर्वेशन फ्यूचर में किसी के साथ हूँ, मैं कहता हूँ किसी रेडी मान, किसी दुकानदार के साथ भी हों तो चुपके से अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने गुस्से का, लोगों के सामने सीन क्रिएट ना करें। जो एक सीन क्रिएट करना होता है वो मेरे ख्याल में किसी को बेइज्जत करना, पब्लिक में किसी के कपड़े उतारने वाली बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। हर एक की इज्जत नफ्सी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन ऑन इट। अच्छा साजिद साहब, ये भी देखने में आ रहा है, सामने आया है सोशल मीडिया पर भी, जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर भी, कि ये दौरा प्लान था। आपको इन खबरों में कितनी सदाकत नजर आती है? नहीं, मेरे ख्याल में प्लान नहीं था। मैडम जो आज अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर एक जोक बन के सोशल मीडिया पे सर्कल कर रहा है। मैडम वैसे ही ज़रा बोलने में ज़रा बगैर फिल्टर के करती हैं, मेरे हाँ दबंग खातून है, और बड़े अरसे से, आज नहीं है, बड़े अरसे से जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आपने देखा होगा, कभी कहते हैं मंजी के नीचे डांग फेरनी है, आज अभी जो कह रही हैं कि ईद के ऊपर जफियाँ नहीं मारनी, पपियाँ नहीं लेनी, तो वो मैडम साहब का स्टाइल है वो। उसमें मेरे ख्याल में इट वाज नॉट अ प्लान थिंग। और स्पेशली एक एसी साहबा की बेइज्जती करने के लिए क्या प्लान करेंगी वो, या क्या इतना बड़ा वाकया, इसका इम्पैक्ट, वो तो सोशल मीडिया, इस वक्त हर बंदे के हाथ में फ़ोन होता है, और सोशल मीडिया ने उसको उछाल के रख दिया। वरना इट्स नॉट अ बिग डील। इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन लोगों में होती रहती है, बड़ी बात नहीं है। सिर्फ वजह यह है कि अब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, उसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, लोगों को शुगल चाहिए होता है। जिस तरह टिकटॉक के पीछे जाते हैं, ये भी मेरी नज़र में एक टिकटॉक ही थी, लोगों ने उसको ज़रा उछाला है, एंजॉय किया है। लेकिन मेरे ख्याल में
मैडम के साथ ज्यादती हुई है, मैडम एसी साहबा के साथ, लेकिन मेरे दोनों को चाहिए एक दूसरे से माजरत करके तो इस चीज़ को रफा दफा करें, मूव फॉरवर्ड करें इस चीज़ को। दोनों जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दोनों को अपने रवैयों में नरमी लानी चाहिए, सख्ती का अंसर नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपने माशाल्लाह आपको हिस्ट्री से बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको हम बताना चाहेंगे, आइंदा हम अपने प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल करेंगे कि जो तारीख से रिलेटेड हों। तो लाहौर जो है उसको बनाने वालों के हवाले से कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जदीद लाहौर में, उस ज़माने में जब लोगों को जदीदियत का इल्म ही नहीं था, तो सर गंगा राम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि सर गंगा राम की हिस्ट्री क्या है और किस तरह से उन्होंने जदीद लाहौर की जो बुनियाद है वो रखी, और उस वक्त रखी जब एक तरफ मुगलिया जो तर्ज तामीर है वो अपने अरूज पर था और दूसरी जानिब जो विक्टोरिया इमारात हैं वो भी अपने अरूज पर थी, और ऐसे वक्त में सर गंगा राम ने लाहौर की जदीद लाहौर की बुनियाद रखी। तो कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि सर गंगा राम की हिस्ट्री, उनका किस तबके से ताल्लुक था और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू शाजिया। मैं खास कर मैं ऐसे लोगों की बात करना पसंद करूंगा और फ्यूचर में भी करता रहूंगा जिनको मैं अनसंग हीरोज ऑफ पाकिस्तान, बगैर रंगो नस्ल, बगैर मजहब की उस बाउंड्री से बाहर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया, मैं उनके लिए मैं सोचता रहा हूँ, जिनसे मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकूं। सर गंगा राम, मैं 3 साल लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, वहाँ से ला किया अमेरिका आने से पहले। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें वहाँ बनाई हैं जिनके आर्किटेक्ट वो थे। मैं हैरान हो गया, जब हमेशा हैरान होता हूँ, और मैं ये शेयर करूँगा आपके देखने वाले सुनने वालों से, वो भी हैरान होंगे कि हम जिन चीज़ों को वो टेक हम फॉर ग्रांटेड, लेकिन वो डिज़ाइन की थी सर गंगा राम ने। और आज भी वन ऑफ द लाहौर का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल उनके नाम पे है, सर गंगा राम। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए अब मैं जो बात करूंगा कि एक तो वो मांगटा वाला ननकाना साहब के पास जगह, 1851 अप्रैल 13 को वहां पे पैदा हुए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते रहे, और फिर उन्होंने जो चीज़ें जिनमें कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने बनाई सबसे ज़्यादा, एक तो उन्हें राय बहादुर का टाइटल दिया गया, और किस वजह पे दिया गया। जो बिल्डिंगें लाहौर में आप देखते हैं, माल रोड है वो भी उनकी डिज़ाइन की हुई है, जनरल पोस्ट ऑफिस उन्होंने बनाया, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, म्यूजियम लाहौर, एचिसन कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज का, वो भी उन्होंने, रावी रोड के ऊपर हाउस ऑफ ब्लाइंड्स वो भी उन्होंने, मॉडल टाउन का डिज़ाइन उन्होंने बनाया, गुलबर्ग का डिज़ाइन उन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद जो मैं हैरान होता हूं कि वो 1869 में पैदा हुए, 1927 में वो फौत भी हो गए, लेकिन इतनी 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 सर्विसेज उन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया। उनकी एक और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने 50,000 एकड़ डिस्ट्रिक्ट मोंटगमरी, उसको साहिवाल, रनाला खुर्द के पास, उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट से वो 50,000 एकड़ जमीन लैंड ली, जो कि बैरन पड़ी हुई थी, वहां पे कोई पानी नहीं था। लेकिन उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा के पानी को उसके ऑपोजिट फ्लो पे ले जाके उसको आबाद किया उस जमीन को, विच वॉज सरप्राइजिंग। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज है, एक जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है गंगापुर, आज भी तहसील जड़ावाला में, जड़ावाला से गंगापुर ट्रेन आज भी जाती है, उसको घोड़ा ट्रेन कहा जाता है, जिसको घोड़ा खींचता है, उसको भी उन्होंने बनाया, और इतनी जिद्दत। और उसके बाद 1927 में वो 10 जुलाई लंदन में फौत हुए, लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी याद में 1951 में न्यू दिल्ली में उनके नाम पे एक और हॉस्पिटल बनाया गया जिसको कहा जाता है सर गंगाराम हॉस्पिटल। इट इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल देयर एज वेल। और उसके बाद जो मैं जो आखिरी 2 पॉइंट बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को, कि उनका पाकिस्तान या पाकिस्तान से पहले बेचारे फौत हो गए, लेकिन इस सरजमीन जहां वो पैदा हुए थे उससे उनका मोहब्बत कितनी थी कि वो 1927 में लंदन में फौत हुए, उनकी बॉडी को वहीं क्रीमेट किया गया, जलाया गया, लेकिन उनकी राख लाकर उसका आधा हिस्सा गंगा में बहाया गया, लेकिन आधा हिस्सा लाहौर रावी में ला के बहाया गया।
और उनकी लाहौर में अभी भी वो समाधि, वो जगह मौजूद है वहां पे। अब मैं दूसरी जो खास कर बात एक बताना चाहूंगा, इससे सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है, हमारी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां, इस वक्त भी जरदारी साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। जरदारी साहब के को हॉस्पिटल, जरदारी साहब ने कितने लोगों की, गरीबों की कफालत कर रहे हैं। इस रमजान में क्या कर रहे हैं जरदारी साहब। नवाज शरीफ बहुत बड़ा नाम है, प्रॉपर्टियां बिलियंस, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। पाकिस्तान का कर्जा ये 2 लोग सिर्फ उतार सकते हैं। पाकिस्तान जितने मायशी इस वक्त क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान आज जिन मायशी क्राइसिस में है वो इन 2 लोगों की वजह से है। ये अगर सॉल्व करना चाहें तो पाकिस्तान का हर मसला दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये पीडीएम में इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान के इशू के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं आखिर में ये भी बात ये करना चाहूंगा कि इस वक्त माफिया, हमारे पाकिस्तान में जितने माफियाज हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए इकट्ठे नहीं होते। इस रमज़ान के महीने में मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सर गंगाराम हॉस्पिटल छोड़ गए हैं, 1927 में फौत हो गए हैं। आज भी लोग उनके हॉस्पिटल से इलाज भी करा रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और मेरे जैसे लोग वाशिंगटन डीसी में बैठ के उनको प्रेज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। हमें चाहिए कि हम अपने जेबें, हमारे अपने दिल लोगों के लिए खोलें, गरीबों को देखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से हमारे पाकिस्तान में तबाही, फाइनेंशियल हालात, लोगों की जाबें ख़त्म हो चुकी हैं, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। हमें चाहिए बाहर निकल के उनके हाथ पकड़ें, और यही रमज़ान का मैसेज है, ये इस्लाम का मैसेज है। थैंक यू सो मच। सर गंगाराम दुनिया से चले गए, लेकिन अपने नाम की वजह से शायद वो हमेशा याद रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और लोग उनकी बनाई हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, अपनी बेहतरीन राय दी, अपना तज्जिया पेश किया, और हमें उस हिस्ट्री से रोशनास कराया जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसको बनाने वाला कौन था और इसका नाम गंगाराम हॉस्पिटल क्यों है। अपना नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक दें, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिखकर भेजें, ताकि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल को भी आपके नाम के साथ शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया हमें देखने का। 4 कॉर्नर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।